हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कंजक्शन की क्लास नंबर 4। इस क्लास को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस क्लास से पहले की जो 3 क्लासेस हैं कंजक्शन की अभी तक अगर वो नहीं ली हैं तो सबसे पहले उन क्लासेस को जाकर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप उन क्लासेस को नहीं लेंगे तो ये वाली क्लास भी आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी जो क्लासेस है एक दूसरे से लिंक है। तो सबसे पहले तो उन क्लासेस को लेना है आपको, तीनों कंजक्शन की क्लासेस को प्ले लिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, अच्छे तरीके से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले हमने इंग्लिश बेसिक बैच की भी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, तो आपको वो बेसिक क्लासेस भी लेनी है। अगर आप उन बेसिक क्लासेस को ले लेते हो तो आपको ये आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स है वो आसानी से समझ में आएंगे, पूरा सिलेबस आसानी से समझ में आएगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि वो क्लासेस आपको कहाँ मिलने वाली है, सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब पर सर्च करना है सन कोचिंग सेंटर। ठीक है, जैसे ही आप सन कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा एक चैनल खुलेगा जो हमारा चैनल है। इसमें आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट पर जाते ही आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से पहली क्लासेस में हमने कंजक्शन के बारे में डिस्कशन किया, दूसरी क्लास में हमने फॉर, देयरफॉर, सो और कॉन्सिक्वेंटली के बारे में डिस्कशन किया, और ये चारों के चारों कंजक्शन एक ही क्लास में कंप्लीट किए। और ये तीसरी क्लास और मस्ट क्लास आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्लास ये वाली क्लास एंड का प्रयोग देखा। और एंड कौन सी फैमिली का है? कॉप्युलेटिव फैमिली का, और उसी फैमिली में हम आगे वाले कंजक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ये वाली पूरी फैमिली आपको समझनी है। तो एंड समझना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इस क्लास को जाकर भी जरूर देखें। ठीक है बेटा। और इससे पहले अगर आपने ये वाली क्लासेस, कौन सी वाली क्लासेस, देखो ये वाली, इससे पहले अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को भी जाकर कंप्लीट कीजिए। और अगर आप में से किसी छात्र को 12th क्लास में पहुंच गए हैं लेकिन 12th क्लास का सिलेबस भी नहीं पता है तो इस क्लास को जाकर लें, आपको पूरा सिलेबस मालूम चल जाएगा। विस्तार से मैंने पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है, कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, कितने नंबर की, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं किताबों से, राइटिंग वर्क से, सारी चीजें, अनसीन पैसेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अनसीन पैसेज आएंगे, टोटल पैसेजेस कितने आएंगे, सब कुछ मैंने डिस्कशन किया है इस वाली क्लास में। ठीक है, आधे घंटे क्लास में। इससे पहले ये सारे बेसिक है, आपको ये बेसिक कवर अप करना है ताकि आपको पूरी इंग्लिश आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, खास आपके लिए रिसेंटली डिजाइंड प्लेलिस्ट है जिसमें हमने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमने फरवरी से चालू किया था, 25 फरवरी से अपलोड करना, और ये सारी क्लासेस आपकी बेसिक बैच पहले कंप्लीट किया था। तो मुझे पता है बेटा बच्चों को बेसिक नहीं आता है तो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सारी क्लासेस को आराम से एक एक करके सबको लेना है क्रम से, सारी सीक्वेंस वाइज क्लासेस है। ठीक है बेटा। अब चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं। कंजक्शन हमने रिसेंटली पिछली वीडियो में एंड पढ़ा अच्छे तरीके से, और मैंने बताया था एंड के बारे में, बताया था बेटा, एंड के बारे में बताया था कि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने सारी चीजें सीखी, और ये कौन सी फैमिली में आता है? कॉप्युलेटिव। और कॉप्युलेटिव फैमिली में और भी कंजक्शन थे, वो कौन से थे? एक तो था बेटा एज वेल एज, एक था एंड, एक था बोथ एंड, और एक था नॉट ओनली बट आल्सो। ये कंजक्शन इस फैमिली के कंजक्शन थे जो हमें पढ़ने हैं। इनमें से एंड तो पढ़ चुके हैं, बाकी सभी अब पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, तो एंड के बारे में बहुत सारी चीजें जानी थी, और उन सारी चीजों में एक बात तो थी जो मैंने आपसे बार बार कही थी, वो बात ये थी कि अगर आपने एंड को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो बाकी के जो कंजक्शन है आपके, बोथ एंड है और नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। ठीक है बेटा। देखो कल की क्लास की ये पीडीएफ है, सॉरी, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहली बात। दूसरी बात, आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए सन कोचिंग सेंटर, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो हमने कॉम्पिटिटिव कंजक्शन के बारे में डिस्कशन किया, फिर एंड के बारे में पढ़ा, और एंड के हमने 3 रूल पढ़े, जब दोनों वाक्य अलग अलग, और एक पढ़ा था जब सब्जेक्ट तो सेम हो लेकिन वर्ब अलग अलग हो, और एक पढ़ा था जब वर्ब भी सेम हो, बचा कुचा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड अलग अलग हो। सारे नियम अच्छे तरीके से पढ़े, और ये आपको पता भी होना चाहिए। बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल, सब कुछ हमने करा, और अब हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका एंड कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक और बात, एंड हमने कंप्लीट तो कर लिया था बेटा, एंड हमारा कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन एंड में एक और बात आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है वो मैं अब डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो एंड के बारे में सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन एक बात और, एक पॉइंट और जो आपको एंड में ध्यान रखना है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। वो पॉइंट कौन सा है? देखो
वो है पॉइंट आपका प्रोनाउन रूल, प्रोनाउन सीक्वेंस रूल। ये प्रोनाउन रूल है बेटा। प्रोनाउन रूल क्या कहता है, देखो हमने एंड पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। अब प्रोनाउन एक सेंटेंस में आ जाते हैं, मान के चलो एक सेंटेंस में प्रोनाउन आ जाते हैं। प्रोनाउन में मोस्टली बात करता हूं मैं पर्सन की। किसकी बात कर रहा हूं, पर्सन की। पर्सन आ जाते हैं। पर्सन होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर किसी सेंटेंस में सपोज करो या दो सेंटेंस हमें जब कनेक्ट करने हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाते हैं, थर्ड पर्सन भी आ जाते हैं। मान के चलो तो कनेक्ट करेंगे तो पहले किसको लिखेंगे, यू को लिखेंगे कि आई को लिखेंगे, कि फर्स्ट पर्सन को पहले लिखेंगे कि सेकंड पर्सन को कि थर्ड पर्सन को। इस चीज के सीक्वेंस को कौन डिसाइड करता है, ये वाला रूल। कैसे डिसाइड करता है मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एग्जाम्पल से समझ में आती है। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मैंने लिखा यू आर कॉलिंग मी, ठीक है। और सॉरी, यू आर कॉलिंग मी, फिर मैंने लिख दिया सी इज कॉलिंग मी। और मैंने कहा बेटा तुम्हें इसे एंड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, एंड से। तो आप क्या करेंगे सर, इधर देखेंगे प्रेडिकेट की सारी चीजें कैसी हैं, सेम है। जो मैंने बताया था कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। जोड़ेगा किसे, जो अलग अलग होगा। जो अलग अलग होता है उसी के बीच में वो वाला कंजक्शन आ जाता है। तो अलग अलग क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट यू और सी, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनके बीच में एंड का प्रयोग करना है। अब बात आती है सर पहले यू रखेंगे कि सी रखेंगे, पहले यू रखेंगे सी रखेंगे, सेकंड पर्सन रखेंगे कि थर्ड पर्सन रखेंगे, मुख्य बात तो ये है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे इसमें सी और एंड यू कर देंगे, तो कुछ बच्चे यू एंड सी करेंगे। इनमें से कौन सा सही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस वाक्य को अगर आप जोड़ेंगे तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, यू एंड सी। यहां पर यू और सी के बीच में क्या आएगा बेटा, एंड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हें पता है एंड से जुड़े जाते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, तो क्रिया आएगी आर, आर कॉलिंग मी, ये है। चलो ठीक है सर, इसमें तो मैं कुछ अलग लगा ही नहीं, सब कुछ अच्छा लगा मेरी। चलो ठीक है बेटा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा नंबर 2 एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट। मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, फिर मैंने लिखा यू आर अ स्टूडेंट। मैंने कहा बेटा अब इसको एंड से जोड़ो। इसको किससे जोड़ना है, इसे एंड से। तो आप क्या करेंगे, 100% मैं ये कह रहा हूं, आप अधिकांश बच्चे ये करेंगे आई एंड यू कर देंगे, आई एंड यू, जबकि ऐसा नहीं करना है। आई एंड यू नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यू एंड आई। क्या होगा, यू एंड आई, ऐसे होगा ये, यू एंड आई। अब एंड से जुड़े भाई वर्ब तो प्लूरल आनी है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है आर। स्टूडेंट कौन है, मैं, आप भी कौन है, स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्टूडेंट्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आई और यू में से आपने यू पहले क्यों लिखा, आई बाद में क्यों लिखा। तो मैंने कहा बेटा इसमें प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं उसके सीक्वेंस का नियम लगता है। वो सीक्वेंस का नियम क्या कहता है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। वो सीक्वेंस का नियम कहता है देखो वो सीक्वेंस नेम कहता है 2 3 1, 231 याद रखना है। ये होता है गुड सेंस में, जब वाक्य पॉजिटिव है, वाक्य का अर्थ सकारात्मक है। और 1 2 3 ये होता है बैड सेंस में, अगर वाक्य का अर्थ नेगेटिव है और वाक्य का अर्थ नकारात्मक है, बुरा अर्थ है। ये है बस बात, मेन बात सिर्फ यही है। ये है यहाँ पर बेटा 1 2 3 क्या है, 1 2 3 2 3 1 कैसे क्या है सर, ये है पर्सन। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पर 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी। यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन। यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में आते हैं यू। यहाँ पर 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे एंड कोई भी नेम, ये आते थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये है। अब मुझे आप इसमें बताओ,
जैसे कॉल करना कोई बुरी बात नहीं है और स्टूडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा सेंस है, गुड सेंस है, इसमें कोई नेगेटिव बातें नहीं है। तो आप ये बताओ इसमें कौन कौन सा पर्सन है? आई है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन है, यू का मतलब सेकंड पर्सन है, एक और दो, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर अच्छे सेंस में आते हैं तो पहले कौन सा नंबर लगाते हैं? दो नंबर, दो पहले आएगा और एक नंबर आएगा बाद में, दो नंबर पहले एक नंबर बाद में। वही मैंने करा है, सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में। तभी बेटा कंपनी का नाम सुना होगा आपने, यू एंड आई, गूगल पे सर्च करके देखना, यू एंड आई कंपनी का नाम है, क्योंकि वो कंपनी ये एज्योर करती है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, अच्छे हैं और उनका सेंस है वो अच्छा सेंस है, इसलिए यू एंड आई है, आई एंड यू नहीं है, यू एंड आई, पहले तुम फिर मैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इसको याद कैसे रखना है, चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा। अब इनको कैसे सर हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं? तो मान लीजिए बेटा, इनको याद रखने के लिए मान लीजिए प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बढ़िया, एकदम बढ़िया, गुड, पॉजिटिव कह लो या गुड कह लो या प्लस कह लो, ये मान लिया। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। सपोज करो मेरी और तुम्हारी एक क्रिकेट टीम है, मान लिया कि मैं और तुम एक ही टीम में खेल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल खेल रहे हैं हम लोग। सपोज करो, मान लो, देखो अब अगर आपको चीजें समझनी है, याद करनी है तो थोड़ी बहुत चीजें मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती है, जैसे जो मैं कह रहा हूं वो मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं हूं टीम का कैप्टन, मैं क्या हूं? टीम का कैप्टन, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन कैप्टन है। फर्स्ट पर्सन क्या है? कैप्टन बेटा। ठीक है, मैं टीम का कैप्टन हूं, इसका मतलब एक नंबर फर्स्ट पर्सन मैं कैप्टन हूं। ठीक है, आप तुम, यू का मतलब तुम जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम मेरे प्लेयर्स हो, तुम मेरे खिलाड़ी हो, मेरे टीममेट्स हो, तुम खिलाड़ी हो। ठीक है, कहने का मतलब जो दो है, दो का मतलब सेकंड पर्सन है, वो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है। ये बात को समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं तो क्या हूं? टीम का कैप्टन, और तुम क्या हो? मेरे प्लेयर्स हो। ठीक है, अब मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरी टीम से खेल रहे हैं, दूसरी टीम से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सपोज करो हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए तो हमारे साथ में अच्छा हुआ कि नहीं? हम मैच जीत गए तो खुशी की बात है, अच्छा है, सेंस अच्छा है, जीतना अच्छी बात है। हम मैच जीत गए, अब तुम्हें पता है मैच जीतने के बाद में हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उन दोनों को बुलाया जाता है, दोनों को वो बुलाते हैं, तो उनके बाद हम पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, सारी चीज वगैरह वगैरह चलती रहती है। तो सपोज करो मैं एक अच्छा आदमी हूं, फिर मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं, क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? तो अगर मैं अच्छा हूं, इस बात को ध्यान रखना, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट दूंगा तुम्हें, सबसे पहले क्रेडिट किसे दूंगा? तुम्हें, खुद क्रेडिट नहीं लूंगा मैं, सबसे पहले क्रेडिट तुम्हें दूंगा। कहने का मतलब सबसे पहले, अगर अच्छी बात है तो सबसे पहले क्रेडिट मैं तुम्हें दूंगा। कैसे दूंगा? तुम्हें। अब बेटा हमें सपोर्ट करने वाले कुछ लोग और होते हैं जिन्हें हम फैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैंस। ये ना तो कैप्टन होते हैं, ना प्लेयर होते हैं, ना ही टीम में होते हैं, तो ये होते तो नहीं है, लेकिन ये हमें सपोर्ट करते हैं, थर्ड पर्सन हो जाता है। कौन सा पर्सन हो जाता है? थर्ड पर्सन। देखो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, फैंस थर्ड पर्सन। अब मैं सबसे पहले, मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले, अगर अच्छा आदमी तो मैं कहूंगा मेरी टीम के जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खेला, बैटिंग बहुत अच्छी करी, बॉलिंग बहुत अच्छी करी, तो अच्छी तरीके से उन्होंने सारी चीजें एडजस्ट करी, इसलिए हम जीत पाए। तो मेन चीज है, पहली चीज तो प्लेयर। सबसे पहले क्रेडिट किसे दूंगा? मैं अपने प्लेयर्स को 2 नंबर, कहने का मतलब आपको क्रेडिट दूंगा। उसके बाद में मैं क्रेडिट किसको दूंगा? उसके बाद में बेटा मैं क्रेडिट दूंगा अपने फैंस को, कि ये लोग हमें सपोर्ट करने के लिए, ये घर बैठे हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम इनको क्रेडिट देंगे। जैसे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इनका जैसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, और जो फैंस थे उनकी प्रार्थना की वजह से हम जीत पाए। वो प्रे कर रहे थे, इतनी जनसंख्या 1.5 बिलियन जनसंख्या जब प्रे करेगी किसी टीम के जीतने के लिए, तो क्यों नहीं जीतेगी? तो हम अपने फैंस को श्रेय देंगे। तो कहने का मतलब 2 के बाद में 3 नंबर, और मैं खुद श्रेय लूंगा लास्ट में। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए श्रेय सबसे लास्ट में, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट किसे जाता है? आपको, क्योंकि आपने अच्छा खेला। उसके बाद में ये भाई, ये लोग भी तो प्रशंसा कर रहे हैं, ये लोग भी तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जीतें, तो फैंस को दूसरे नंबर पर क्रेडिट जाता है। और सबसे लास्ट में क्रेडिट मैं लूंगा। अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो सबसे लास्ट में क्रेडिट लूंगा, और अगर बुरा आदमी हूं तो क्रेडिट सबसे पहले लूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्रेडिट मैं सबसे पहले लूंगा, अगर मैं बुरा आदमी हूं तो सबसे पहले क्रेडिट मैं ही लूंगा। बैड सेंस में सबसे पहले मैं आता हूं, उसके बाद मैं क्रेडिट तुम्हें दूंगा, उसके बाद मैं उनको क्रेडिट दूंगा। ये बैड सेंस में होता है।
बात समझ में आ रही होगी आपकी कि पॉजिटिव सेंस में तो 2 3 1 होता है कि कहने का मतलब सबसे पहले अगर अच्छी बात है तो आपको क्रेडिट जाता है, फिर किसी और को। मैं तो क्रेडिट ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो सबसे लास्ट में हूं। और सपोज करो कोई नेगेटिव बात है, कैसी बात है, नेगेटिव, कहने का मतलब बैड, उसका सेंस नेगेटिव है, गलत काम हो गया कोई, सपोज करो, तो सबसे पहले मैं हूं आगे, उसके बाद में तुम हो, और सबसे लास्ट में अन्य लोगों का तो बाद में थूकेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले नेगेटिव सेंस में मैं, और फिर तुम, और फिर कोई और। तो ये होता है 1 2 3, 1 2 3 नेगेटिव सेंस में, 2 3 1 पॉजिटिव सेंस में, ऐसे काम करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अब दोबारा समझा देता हूं तुम्हें। अगर हम जीत जाते हैं टीम में तो सबसे पहले क्रेडिट मैं आपको दूंगा कि आपकी वजह से ही जीते हैं। उसके बाद मैं अन्य लोगों को जो हमारे लिए प्रे करते हैं, हमारे लिए भगवान से प्रे करते हैं कि हम जीते, उन्हें क्रेडिट दूंगा, और लास्ट में क्रेडिट खुद लूंगा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। ठीक है? और अगर सपोज कोई गलत काम हो जाता है तब भी अगर मैं अच्छा आदमी हूं मैं तो सबसे पहले क्रेडिट देने का मतलब भाई मेरी गलती है। हार गई टीम, मान के चलो अब हमारी टीम खेल रही है, अब हमारी टीम हार गई, तो सबसे पहले मैं कैप्टन हूँ टीम का, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा तुम्हारी वजह से हार गई। अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा, अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो कहूंगा भैया मेरी वजह से हार गई, मेरी वजह से हार गई। फिर कहूंगा हमारी टीम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। अब जो लोग खेल ही नहीं रहे हैं उनसे क्या कह सकता है बता, उन्हें तो सबसे लास्ट में रखेंगे ना। अगर कोई हम सपोज करो हार गए, देखो जीतना पॉजिटिव है, हारना नेगेटिव है। अगर हम जीत गए, मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, तो मैं कहूंगा जीते हैं मेरे प्लेयर्स की वजह से, मेरे खिलाड़ियों की वजह से, फिर उन फैंस की वजह से, और मैं क्रेडिट लूंगा लास्ट में। सपोज करो हम हार गए तो मैं कहूंगा भाई साहब मेरी सबसे ज्यादा गलती थी, मैं अपनी गलती मानूंगा कि मैंने कैप्टनसी अच्छी नहीं करी, वरना मैं बॉलर्स को रोटेट करता, बैटिंग ऑर्डर को सही तरीके से लगाता, शायद हम जीत सकते थे। फिर मैं अपने प्लेयर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत कहूंगा, मेरे बाद में मेरे प्लेयर्स को अगर मैं नहीं कर पाया, मेरे प्लेयर्स को सपोर्ट करना था, ऐसे तरीके से खेलना था, उनके बारे में। भाई फैंस है वो क्या कर सकते हैं, वो तो सपोर्ट ही कर सकते हैं ना। फिर उनको तो सबसे लास्ट में जाएगा, मैं उनको तो दोष रखूंगा नहीं, वो तो सबसे लास्ट में। अगर कोई हार जाते हैं तो फैंस तो सबसे लास्ट में, लेकिन जीत जाते हैं तो सबसे पहले तुम, फिर उसके बाद फैंस, फिर मैं। ऐसे काम करती है ये सीक्वेंस। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सीक्वेंस समझ में आया गया होगा। 2 3 1 और 1 2 3 का सीक्वेंस। 2 3 1 पॉजिटिव सेंस में, 1 2 3 नेगेटिव सेंस में, जैसे ये आपको सेंटेंस नजर आ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल करा देता हूं मैं। देखो जैसे एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, आई लाइक हर चीक्स, चीक्स माने गाल, आई लाइक हर हेयर, मतलब कि उसके बाल चाहिए तो उसके गाल और बाल पसंद है। इसको जोड़ के बताओ, चलो एंड से जोड़ के बताओ। तो कैसे जोड़ेंगे तो पता आपको ध्यान है कि नहीं, इसलिए मैंने दे दिया ये। यहां तक तो सेम है, उसके बाद में आप इसे कैसे जोड़ेंगे, आई लाइक हर चीक्स एंड हर हेयर। ठीक है? ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है? इसमें तो पर्सन लगा ही नहीं, पर्सन तो सब्जेक्ट के लिए लगाना है। ठीक है? चलो देखो ये एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने जो रफ किया है, ये एग्जाम्पल कैसे जुड़ते हैं ये मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है? अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, रोहन इज कॉलिंग मी। ठीक है? यू आर कॉलिंग मी। ठीक है? ये लिखा मैंने, रोहन इज कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी। अब आपको इसे एंड से कनेक्ट करना है तो पहले रोहन लिखेंगे कि यू लिखेंगे, तो पहले आएंगे मेरे लिए तुम, रोहन आएगा बाद में, तो इसे लिखूंगा मैं यू एंड रोहन। अब बताओ सेंटेंस कॉल करना कोई गलत बात नहीं है, तो 2 3 1 लगेगा, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, 2 3, तो 2 और 3। ठीक है? प्लूरल हो जाएगी क्रिया भाई, क्रिया कैसी हो जाएगी, क्लियर सी बात है, प्लूरल हो जाएगी, आर कॉलिंग मी। ठीक है? ये सेंटेंस जैसे यू आर माई फेवरेट। ठीक है? सी इज माई फेवरेट। जैसे तुम भी मेरे फेवरेट हो और वो भी मेरी फेवरेट है, लेकिन सबसे पहले फेवरेट की बात आएगी तो तुम या वो, तुम। ठीक है? ध्यान रखना। 2 3 1, 2 यू, तुम पहले ज्यादा फेवरेट हो, ये तो बाद में फेवरेट है। ठीक है? तो सबसे पहले यू एंड सी। ऐसा मतलब करना है उसको फेवरेट पहले बना दें और तुमको फेवरेट में बाद में बनाऊं, ऐसा पॉसिबल
नहीं है, ध्यान रखना, पहले फेवरेट तो वो, ठीक है। यू एंड सी आर माई फेवरेट। बात समझ में आ रही है नहीं? ओके, क्लियर है सारी चीजें? ओके, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे चलते हैं। इसका मतलब आपको प्रोनाउन रूल समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका यहां तक क्लियर होना चाहिए। और अब हम आगे डिस्कशन करेंगे, एंड खत्म होता है एज वेल एज पे। अब आगे डिस्कशन किसके बारे में करने वाले हैं? एज वेल एज पे। तो देखो, आज की क्लास मैंने आपको ये प्रोनाउन रूल के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, पता होना जरूरी होता है, इसलिए ये भी मैंने एग्जाम्पल करा दिया और बाकी हमने एंड पहले पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक, अब देखो एक और चीज क्या है बेटा? अच्छा, एंड वाली प्लेलिस्ट, हाँ यही तो है इसी में तो। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, देखो ये रहा। कॉपुलेटिव कंजक्शन में चल रहे थे, कॉपुलेटिव कंजक्शन में सारी चीजें बताई थी, इसमें से हमने एक पढ़ लिया है एंड। कौन सा पढ़ लिया है? एंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी है किसकी? एज वेल एज की, फिर पढ़ेंगे बोथ एंड, ठीक है। ये देख लिया, ये आपने वीडियो देखी है ना, इसको जरूर देखना, तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे चलते हैं। कंजक्शन नंबर 2, एज वेल एज, ठीक है। हेडिंग लगाइए, कंजक्शन नंबर 2, यूज ऑफ एज वेल एज। यूज ऑफ एज वेल एज। एज वेल एज का हिंदी अर्थ भी ध्यान रखना है, के साथ साथ। एज वेल एज का आपको हिंदी अर्थ भी ध्यान रखना है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? के साथ साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करने वाले हैं आज का कंजक्शन एज वेल एज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कहीं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहली क्लास में ट्रिक बता के बताया है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, चलो ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कॉप्युलेटिव कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? कॉप्युलेटिव कंजक्शन। और कॉप्युलेटिव कंजक्शन है तो आपको ये वाली बात भी पता होना चाहिए कि यह समान श्रेणी या सेम कैटेगरी। भाई कॉप्युलेटिव किसे कहते हैं? जो सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ने का काम करे। यह सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ये सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ने का काम करता है। भाई कॉप्युलेटिव का काम यही है। लेकिन बात, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, सेंटेंस को जोड़ने की बात आती है तो ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखें कि मैंने आपको कॉप्युलेटिव बताए हैं एंड, मैंने आपको बताया है कॉप्युलेटिव में बोथ एंड, मैंने आपको बताया है एज वेल एज, और मैंने आपको बताया है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, मैंने आपको ये 4 कंजक्शन इंपोर्टेंटली बताए हैं कॉप्युलेटिव में। एक बात अपने आप दिमाग में रखना कि सेंटेंस जब अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एंड जोड़ेगा, ना बोथ एंड जोड़ सकता है, ना एज वेल एज जोड़ सकता है, और ना ही नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ सकता है। जब दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं तो दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने की हिम्मत, जोड़ने की ताकत, जोड़ने की स्ट्रेंथ, पावर या फिर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? एंड की। सिर्फ और सिर्फ ये किसकी जिम्मेदारी है? एंड की। बाकी के तीनों शब्दों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? शब्दों को। और एंड शब्दों और वाक्यों दोनों को जोड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसमें वो वाली बात भी लिख देता हूं। कौन सी वाली बात? यह है दो अलग अलग वाक्यों को नहीं जोड़ता है। यह दो अलग अलग वाक्यों को नहीं जोड़ता है। ये दो अलग अलग वाक्यों को नहीं जोड़ेगा बल्कि शब्दों को जरूर जोड़ेगा, ठीक है। अब कुछ बातें और जरूरी बातें, वो क्या क्या बातें हैं कि ये कॉप्युलेटिव फैमिली का है तो इसका प्रयोग किसके जैसे होगा? एंड के जैसे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एज वेल एज। ये वाला जो कंजक्शन है ना, इज यूज्ड लाइक एंड। यूज्ड लाइक एंड। इस बात का मतलब क्या है बेटा? इस बात को ध्यान से देख लो कि इसका प्रयोग एंड की तरह किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका प्रयोग एंड की तरह
होता है। किसका प्रयोग, एज वेल एज का प्रयोग सेम टू सेम किसकी तरह होगा, एंड की तरह। सारे नियम किसके जैसे चलेंगे, एंड के जैसे ही चलेंगे। बस एक वाला नियम वो बदल गया, वो मैंने आपको बता दिया, ये वाला, कि ये सेंटेंस को नहीं जोड़ेगा। बाकी का सब्जेक्ट अलग अलग, ऑब्जेक्ट अलग अलग, अदर वर्ड्स अलग अलग, वर्ब अलग अलग, सारे नियम सेम टू सेम वैसे के वैसे ही चलेंगे। ठीक है। एज वेल एज यूज लाइक एंड, इसका मतलब इसका प्रयोग एंड की तरह होता है, लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है कि यही एज वेल एज डज नॉट मीन एंड। कहने का मतलब इसका प्रयोग एंड की तरह तो होता है, लेकिन इसका मतलब एंड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब या इसका अर्थ एंड नहीं होता। कहने का मतलब ध्यान रखना कि ये एंड की तरह यूज तो होगा, लेकिन इसका मतलब एंड नहीं है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझना कि एंड में और एज वेल एज में अंतर है। यूज इनका जब आप रिटर्न में यूज करेंगे तो अंतर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इनका यूज करेंगे तो अंतर है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब अंतर कैसे है, जैसे मैंने एज वेल एज एंड से कहा, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। जैसे मैंने कहा राम और श्याम पास हो गए, राम और श्याम पास हो गए। अब मैंने एज वेल एज लगाया के साथ साथ, राम के साथ साथ श्याम भी पास हो गया। तो दोनों बातों को अगर आप ध्यान से सुने, राम और श्याम पास हो गए, राम के साथ साथ श्याम भी पास हो गया, तो दूसरे में के साथ साथ जो शब्द आ रहा है ना, उसमें थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इट फोकस माने ये फोकस करता है ऑन सेकंड सब्जेक्ट। ये किस पे फोकस करता है, सेकंड सब्जेक्ट कह लो, सब्जेक्ट कहना तो गलत है, सेकंड वर्ड। ये दूसरा, भाई दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो पहला शब्द दूसरा शब्द, तो इस सेकंड वर्ड पर थोड़ा सा प्रेशर डालता है, दूसरे शब्द पर फोकस करता है, दूसरे शब्द पर दबाव डालता है। क्या डालता है, दबाव। ठीक है, जैसे मैं कहूं राम के साथ साथ मोहन, तो मोहन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ये दूसरे सब्जेक्ट पर दबाव तो डालता है, परंतु बट फर्स्ट वर्ड इज द मेन वर्ड, लेकिन पहला शब्द ही मुख्य शब्द होता है, दूसरा तो शब्द दबाव डालने के लिए होता है। इसका मतलब है पहला शब्द ही मुख्य होता है, पहला वर्ड है वो मेन वर्ड होता है, बाकी तो प्रेशर डालने के लिए। सर ऐसे कैसे, क्या हमारी समझ में कम आ रहा है? तो चलिए आप टेंशन ना लीजिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करूंगा आपकी। पहली बात ये कोऑर्डिनेटिंग है, कॉपुलेटिव है, सेम कैटेगरी की चीजें जोड़ेगा, कॉपुलेटिव का काम यही होता है। ये दो अलग अलग वाक्यों को नहीं जोड़ेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना, दो अलग अलग वाक्यों को नहीं जोड़ेगा। एज वेल एज किसका प्रयोग किसके जैसे होगा, एंड के जैसे, लेकिन इसका अर्थ एंड की तरह नहीं होता है, एंड से डिफरेंट होता है। एंड के जैसे क्यों नहीं होता है कि एंड सामान्य तरीके से चीजों को जोड़ता है, जबकि ये जब दो शब्दों को जोड़ता है ना, तब तो दूसरे शब्द पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है, दूसरे शब्द पर, लेकिन मेन शब्द इसमें पहला ही होता है। सर कैसे कैसे सर कैसे, तो बताते हैं कैसे, नो टेंशन रहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखना, होगा कैसे, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द होगा, फिर बीच में आएगी एज वेल एज, बीच में क्या आ जाएगी, एज वेल एज। ठीक है, फिर आएगा आपका सेकंड वर्ड। ठीक है, ये सीन होगा। अब जो एज वेल एज आई है ना, उसमें ये सेकंड वर्ड पर दबाव, इस पर तो क्या होगा, फोकस होगा, दबाव होगा, और ये होगा मेन। ठीक है, ये है। अब सर कैसे, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा, पहले एग्जांपल लिख देता हूं मैं। देखो आगे वैसे हम बहुत सारे नियम पढ़ने वाले हैं, सब बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, लेकिन एक लिख रहा हूं फिलहाल। मैंने लिखा द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप बताइए कि आपको ये बात नहीं पता है कि सूर्य ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है? पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है सर। अब आगे द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह, आर दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ग्रह भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये आपको नहीं पता है, तो ये आपको पता चल गया। सूर्य एक अच्छा स्रोत होता है ऊर्जा का, ये तो आपको पहले पता था, लेकिन ग्रह भी होते हैं, ये आपको अतिरिक्त जानकारी मिली है। ठीक है, तो अब इसे हमें एज वेल एज से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? एज वेल एज से। सब कुछ लगभग सेम है, अलग क्या है, सब्जेक्ट।
इनके बीच में क्या लगा देंगे भाई, एज वेल एज लगा देंगे, द सन एज वेल एज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे होगा कनेक्ट ये। ऐसे कनेक्ट होगा। अब पहली बात तो बच्चे ये कहेंगे कि सर इसमें इज क्यों लगा दिया आपने। अच्छा मैंने वो नहीं लिखा प्लैनेट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मिस हो गया वो। एज वेल एज के बाद में आएगा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब होता है बेटा ग्रह, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि सर यहाँ पर प्लैनेट्स लगाई है आपने, इज क्यों लगा दी। बेटा मैंने इज लगाई है सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सन। और सन कौन सा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड। सन कौन सा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड कौन सा हो गया, सन। और प्लैनेट्स कौन सा हो गया, सेकंड वर्ड। प्लैनेट्स कौन सा हो गया, सेकंड वर्ड। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट वर्ड तो हो गया सन और प्लैनेट्स हो गया आपका सेकंड वर्ड। अब मैंने पिछली क्या बताया, मैंने यहाँ पर क्या बताया कि मेन कौन सा होता है इनमें, मेन फर्स्ट होता है। आप बताइए ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन है, सन है या प्लैनेट्स। सन है पहले नंबर पे, तो प्लैनेट्स होते हैं, ये अतिरिक्त जानकारी है। अब मैंने क्या लगाया, द सन एज वेल एज, बीच में क्या लगा दिया मैंने, एज वेल एज। बीच में क्या लगा दिया मैंने, एज वेल एज। द सन एज वेल एज प्लैनेट्स, इसका मतलब है सूर्य के साथ साथ, सूरज तो होता है ये तो हमें पता ही है और यही मेन है। सूरज तो ऊर्जा का स्रोत होता है ये तो हमें पता था और यही मेन है। सूर्य के साथ साथ जो ग्रह होते हैं वो भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो ये ग्रह है, सेकंड वर्ड है, उसके बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई। सेकंड वर्ड पर दबाव और सेकंड वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब अतिरिक्त जानकारी। ठीक है, किसके बारे में, सेकंड वर्ड के बारे में तो हमें जानकारी दी जा रही है अलग से, लेकिन मेन कौन सा है, मेन कौन सा है, मेन पहला ही है। इसलिए वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसमें, एज वेल एज में। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा समझाया है, अभी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, टेंशन नहीं करनी है। फिलहाल इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सारी चीजें आगे क्लियर होने वाली है। चलिए ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है, दोबारा से देख लीजिए, एंड की तरह यूज होगा, सारे नियम एंड के फॉलो होंगे, बस इसमें अंतर एंड और इसमें क्या अंतर होता है, एंड सामान्य तरीके से जुड़ देता है, एज वेल एज जब जुड़ता है तो दूसरे पे फोकस डालता है, लेकिन मेन पहला होता है। बात समझिए, इसमें दो वर्ड्स को जोड़ेगा लेकिन दूसरे पे तो फोकस देगा, लेकिन मेन होगा पहला। दूसरे के तौर पे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है, जैसे हमें सूर्य के बारे में तो पता था ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे वर्ड प्लैनेट्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि ये भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, ये भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम है दीपक और एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, ये दो लड़के हैं। अब हमें पता है कि ये जो दीपक नाम का लड़का है ये तो चोरी करता रहता है, ये तो क्या है, एक चोर है। क्या है, चोर। लेकिन इसका जो दोस्त है रोहित, वो एक अच्छा लड़का है। हमें पता है रोहित एक अच्छा लड़का है, ये पढ़ने वाला लड़का है, ये एक स्टूडेंट है, पढ़ता है। चलो ठीक है, और इस दीपक की तो पता था हमें ये तो चोर है, मान लिया हमने। अब इनके बारे में हमें एक बात पता चली, वो बात क्या थी, देखो वो मैंने लिखा इंग्लिश में, दीपक एज वेल एज रोहित इज अ थीप। इसका मतलब क्या है, दीपक का तो हमें पता था, मेन तो दीपक था, चोर कौन है, दीपक भाई, चोर कौन है, दीपक, इसकी तो हमें पता था। लेकिन इसके साथ साथ भाई रोहित तो पढ़ने वाला था, ये भी कौन है, चोर है। इसका अर्थ क्या है, दीपक के साथ साथ रोहित चोर है, दीपक के साथ साथ रोहित भी कहता है चोर है। तो दीपक के बारे में तुम्हें पता था वो तो चोर है ही, लेकिन रोहित के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई भाई कि इसे हम पढ़ने वाला लड़का समझते थे, लेकिन इसके साथ ये भी कैसा बन गया, चोर बन गया। कैसा बन गया, चोर बन गया। तो सेकंड वर्ड के बारे में हमने क्या दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मेन कौन सा था, दीपक की, उसके बारे में तो पहले बता दिया, तो चोर है, तो चोर के बारे में बात करें तो दीपक मांगा है, लेकिन उसके साथ साथ रोहित भी चोर है। रोहित के बारे में हमें अलग से जानकारी मिली कि ये तो चोर नहीं लगता था, लेकिन ये चोर है, उसके बारे में अलग से जानकारी मिली। किसकी वजह से, एज वेल एज की वजह से। एज वेल एज ने क्या करा, सेकंड पे फोकस डाल दिया, सेकंड के बारे में। भाई दीपक तो है ही चोर, लेकिन इसने इस पर फोकस डाल दिया, रोहित भी चोर है, दीपक के साथ साथ रोहित चोर है। भाई दीपक तो था ही,
लेकिन इस पर फोकस कर डाल दिया रोहित पर, वो भी चोर है, इसका मतलब इस पर फोकस कर दिया। लेकिन मेन कौन था इसमें, चोरी करने में मेन कौन था, मेन था चोरी करने में भाई दीपक। तो उसके लिए ये था फर्स्ट सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैंने आपसे कहा है बेटा, अब मैंने आपसे कहा है कि ये एंड की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, एंड की तरह। तो सारे नियम किसके लगेंगे, एंड के। तो मैं बता देना चाहता हूं, पहला नियम था जब सब कुछ अलग है बीच में एंड आ जाता है। दूसरा नियम था जब दो सब्जेक्ट अलग हैं तो उनके बीच में एंड का प्रयोग करते हैं। तो बस वही नियम है, सेम नियम अप्लाई होने वाला है। तो इसमें लिख देता हूं रूल नंबर 1। रूल नंबर क्या है, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों, जब दोनों सब्जेक्ट कैसे होंगे, अलग अलग। जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है प्रेडिकेट सेम। प्रेडिकेट कैसा होना चाहिए, सेम। सेम का मतलब समान। प्रेडिकेट सेम होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। इस स्थिति में क्या करते हैं बेटा, एंड में क्या करते हैं, तुम तो ये बता दो मुझे। इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में हमें पता है जो अलग अलग होता है उसी के बीच में रख देते हैं। अब एंड से जुड़े तो एंड रख देते हैं, अब एज वेल एज से जुड़े तो एज वेल एज रख देंगे, एज वेल एज आ जाएगा। इस स्थिति में दोनों सब्जेक्ट के बीच, किसके बीच, दोनों सब्जेक्ट के बीच एज वेल एज का यूज करते हैं। जो अलग अलग होता है उसी के बीच में कंजक्शन आता है, उसी को तो जोड़ेगा। जो अलग अलग है उसे जोड़ेंगे तो बीच में एज वेल एज आ जाएगा। अब ध्यान रखना, इस स्थिति में दोनों सब्जेक्ट के बीच किसका प्रयोग करना है, एज वेल एज का प्रयोग करना है। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ेंगे तो भाई वर्ब पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा किस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, वर्ब हमेशा एज वेल एज में आपको ये वाली बात को ध्यान रखनी है, वर्ब हमेशा किस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि मेन कौन सा होता है, फर्स्ट। सेकंड के बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस पर दबाव डाला जाता है, लेकिन मेन जो उसके बारे में पहले से बताया, जिसकी तुम्हें पता ही कि ये तो ऐसा है ही वो कौन सा होता है, फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब किसके अनुसार आती है, फर्स्ट। और एंड में कैसी आती थी, प्लूरल। और इसमें कैसी आएगी, फर्स्ट। बस इतनी सी बात है। एंड में कैसी आती थी, वर्ब प्लूरल, और इसमें किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और क्लियर भी हो रही होंगी। चलिए देखते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तब तक मैं आपको एंड का रूल दिखाता हूँ, एंड का रूल, ताकि आप लिंक कर पाए चीजों को। देखो, एंड हमने पढ़ा था जब दोनों वाक्य अलग अलग हैं, तो मैंने कह दिया तुमसे भाई एज वेल एज दोनों वाक्य अलग अलग होंगे तो अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसमें मैं बोल दिया आपसे, ये शब्दों को जोड़ेगा वाक्य को जोड़ेगा नहीं, तो ये वाला नियम तो उठाओ पहला वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट कौन सा था बेटा, नेक्स्ट ये रहा, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, इसका मतलब सब्जेक्ट तो अलग अलग लेकिन प्रेडिकेट कैसा, सेम। सब्जेक्ट अलग, प्रेडिकेट। इस स्थिति में अलग अलग सब्जेक्ट के बीच एंड का प्रयोग करते हैं। वही मैंने लिखा, वहां पर भी दो सब्जेक्ट के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, ये लगा हुआ है यहाँ पर। इस स्थिति में वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन एज वेल एज की स्थिति में वर्ब कैसी आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के। क्योंकि मेन कौन सा होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड पे तो दबाव डाला जाता है, उसके बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर प्रेडिकेट में इसका कोई सीन नहीं है, उसमें तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज आती है। प्रेडिकेट किसके अकॉर्डिंग चलेगा भाई, प्रेडिकेट चलेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के। मेन कौन सा है, फर्स्ट ही है। वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, तो प्रेडिकेट वाली सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग आएंगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगी। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ये है, रोहित इज अ टीचर, मोहित इज अ टीचर। रोहित एंड मोहित है, तो एंड की जगह हटाकर क्या रख दो, एज वेल एज रख दो, और कुछ नहीं है। ये सारे एग्जांपल वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, सेम टू सेम रहने वाले हैं। चाहे तो आप इन्हें कॉपी पेस्ट करवा लें, चाहे नए एग्जाम्पल ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको समझना ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सीन क्या बनता है, ये बनेगा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस बीच में क्या आएगी, एज वेल एज प्लस, फिर क्या आएगा, सेकंड सब्जेक्ट। अब इसमें से वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के। किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट तो अलग अलग है लेकिन प्रेडिकेट सेम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज का प्रयोग करना है, जो अलग अलग हैं। और वर्ब हमेशा किस सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और प्रेडिकेट किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट
प्रेडिकेट में सारी चीजें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होंगी। मेन कौन सा होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती हैं, ध्यान रखना है आपको, ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलो एग्जांपल देते हैं, अब इसके एग्जांपल देखते हैं इसी रूल के। एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर होती हैं, आपको भी ये बात पता है। देखो जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, चलो माउंटेन्स वाला एग्जांपल देता हूं। द माउंटेन्स हैव माई हार्ट। ठीक है, एक तो मैंने पहाड़ों के बारे में लिख दिया, एक मैंने वो लिख दिया दिस विलेज, या फिर विलेज की जगह मैंने लिख दिया जयपुर लिख दिया। जयपुर भी बहुत अच्छा शानदार है। जयपुर हैज माई हार्ट, कहने का मतलब मेरा दिल पहाड़ों में है और मेरा दिल जयपुर में है, ये मैंने लिख दिया। मान लीजिए कहने का मतलब ये वाली जगह ये माउंटेन्स है, इनके पास मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, दिल ही है बेटा, दिमाग तो नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब अच्छा लगता है ये जगह। जयपुर हैज माई हार्ट, इसका सेंस भी आप समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक चीज का हिंदी अर्थ करना जरूरी तो नहीं होता, कुछ चीजें वैसे ही समझ ली जाती हैं। ठीक है, ये है। अब इसे हमें कनेक्ट करना है, तो अब मुझे एक बात बताइए, इसे हमें कनेक्ट करना है तो यहाँ पर प्रेडिकेट वाली सारी चीजें कैसी है? सेम। कैसी है? सेम। ये सब्जेक्ट अलग है तो इनके बीच में एज वेल एज रख दो। कैसे रखेंगे इनके बीच में एज वेल एज? कैसे रखेंगे बेटा? बहुत ही सिंपल तरीके से, जो पहले लिखा है उसे पहले लिख दो इसमें। तो द माउंटेन्स, द माउंटेन्स एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज कहाँ आएगी? बीच में। एज वेल एज कहाँ आएगी बेटा? बीच में। फिर क्या आ जाएगा? जयपुर। अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है। अब वर्ब यहां पर हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। एंड होता तो प्लूरल आती है, लेकिन अब यहां पर एज वेल हैज है तो क्या आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट माउंटेन्स के अकॉर्डिंग, माउंटेन्स के अकॉर्डिंग अब यहां पर क्या आएगी? है। क्या आएगी? हैव माई हार्ट। अच्छा सर ठीक है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। अब सर एक बात बताओ, अगर इस सेंटेंस को मैंने ऐसे बना दिया, जयपुर मैंने पहले लिख दिया जयपुर, और मैंने एज वेल एज लगाया, मेरी ठीक है बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तूने एज वेल एज लगाया, बीच में लगाया है ना सर, बीच में लगाया है, मेरी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने द माउंटेन्स लिखा, मेरी ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? मैंने अब वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, पहले भी किसके अनुसार आ रही थी? फर्स्ट के अनुसार, जयपुर के अनुसार। अब क्या आएगी? हैज माई हार्ट। तो सर पेपर में कौन सा करना है? मेरे बेटा दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा सर समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, एज वेल एज एंड की तरह यूज हो रहा है। चलिए और देखते हैं। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया भरने के लिए, पेपर में कंजक्शन में भरने के लिए आएगा, तो अब मैंने लिख दिया दिस, सॉरी हाँ, मैंने लिख दिया दिस विलेज डैश 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 द माउंटेन्स फैसिनेट मी अ लॉट। कोष्टक में दिया है मैंने एंड, और कोष्टक में दिया है मैंने एज वेल एज। अंतर समझ लें बिल्कुल, देखो अंतर समझना कंजक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या लिखा? दिस विलेज, ये वाला गांव और ये पर्वत होते हैं, फैसिनेट माने आकर्षित करते हैं, मन मोहित करते हैं, मोहित करना। ठीक है, फैसिनेट का मतलब क्या है? मोहित करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, एंड और एज वेल एज मैंने लिखा है। अब आपको कैसे क्या काम करना है कि सर इसमें एंड आएगा कि एज वेल एज आएगा। अब आपको पता है दो सब्जेक्ट के बीच में एंड भी आ सकता है, एज वेल भी आ सकता है, और आपने सर कहा था एंड और एज वेल एज दोनों एक जैसे ही होते हैं लगभग। मैंने यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन अब सबसे मेन बात क्या है? अब सबसे मेन बात बेटा ये है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है बेटा? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? तो वर्ब आ रही है बेटा किसके अकॉर्डिंग? देखो दिस विलेज, विलेज के अकॉर्डिंग एम भी देखो एस एस लगी, तो एस या ई एस लगी हुई है। एम बी फिफ्थ टेंस में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो एस आई एस सिंगुलर के साथ में आती है। आपको ध्यान रखना है एस आई एस, एस से सिंगुलर, एस आई एस किसके साथ में आती है? सिंगुलर के साथ में। तो सिंगुलर कौन सा है? विलेज है कि माउंटेन्स है? माउंटेन्स में तो एस लगा हुआ है, तो सिंगुलर है ये वाला, सिंगुलर के साथ में ही एस आई एस क्रिया वाली आती है। ध्यान रखनी है सिंगुलर, वर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब की।
नाउन की नहीं कर रहा, वर्ब। सिंगुलर वर्ब हमेशा एस आई एस, एस से ध्यान रखना है, एस से सिंगुलर, कि जब क्रिया के अंत में एस आई एस लगती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो दिस विलेज के अनुसार लग रही है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, दिस विलेज के अकॉर्डिंग लग रही है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया नहीं है। क्रिया किसके अनुसार है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार है? फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया है, तो बताइए एंड आएगा कि एज वेल एज? सर एज वेल एज आना चाहिए। यहाँ पर सही आंसर क्या है? एज वेल एज। अगर यहाँ पर फैसिनेट होता तो मैं यहाँ पर भी सोचता एंड के बारे में। अगर यहीं पे मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ फैसिनेट। अब यहाँ पर मैंने प्लूरल कर दिया, अब क्या आएगा? अब आएगा एंड। प्लूरल कर दिया तो आएगा एंड, क्योंकि तुम्हें पता है एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है। अगर मैंने अब प्लूरल कर दिया तो आएगा एंड। लेकिन अगर मैंने सिंगुलर रखा तो इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार आई थी? क्रिया किसके अनुसार आई थी? फर्स्ट सब्जेक्ट के। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? एज वेल एज, एज वेल एज। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। योर चीक्स, खाली जगह योर स्माइल मेक मी हैप्पी। ठीक है, इसमें ऑप्शन है एंड और एज वेल एज। पहला सेम, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। योर चीक्स, योर स्माइल, उल्टा कर देता हूं इसे। योर स्माइल, योर चीक्स मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, इसमें भी आपके सेम ऑप्शन है एंड और एज वेल एज। ठीक है, एंड और एज वेल एज। एक और लिख रहा हूं मैं, योर स्माइल, योर चीक्स मेक मी हैप्पी। यहां पर भी मैंने लिखा एंड और एज वेल एज। क्यों लिख रहा हूं मैं? ये अंतर समझाने के लिए सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो आपको इनमें कैसे अंतर पता चलेगा? आपको नोटिस करनी है वर्ब, बस ये बात दिमाग में रखो। आपको नोटिस करनी है बेटा, वर्ब नोटिस करनी है कि वर्ब कैसे बिहेव कर रही है। तो इसमें देखो, वर्ब मेक, वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल। वर्ब कैसी आ रही है बेटा? प्लूरल। प्लूरल वर्ब आ रही है, ध्यान दो, इस बात को ध्यान दो, प्लूरल वर्ब आ रही है यहाँ पर। तो सर प्लूरल वर्ब आ रही है तो ये इसके अकॉर्डिंग आ रही है। मैंने हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो सर इस हिसाब से एज वेल एज लगा दो। मैंने यहां लगा देता हूं। सर अगर मैं यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड, मैंने बेटा तूने एंड लगा दिया, तब भी तो प्लूरल आनी चाहिए। मैंने यहाँ बिल्कुल ये भी बात सही करा है। तो कहने का मतलब इस हिसाब से तो सर इसमें एंड भी आ जाएगा और इसमें एज वेल एज भी आ जाएगा। मैंने यहाँ ठीक है, ओके बात है, बिल्कुल सही बात है। अब नीचे वाले पे बात करें, इसके बारे में बताऊं, टेंशन नहीं करिए। स्माइल और चीक्स, इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है सर? मेक्स। मेक्स किसके अकॉर्डिंग आ रही है सर? ये तो आ रही है स्माइल, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने कंफर्म है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। हाँ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब किसमें आती है? एज वेल एज में। सर इसमें तो कंफर्म है एज वेल एज ही आएगा। मैंने बिल्कुल, ये तो 100% सही बात है, इसमें एज वेल एज आएगा। इसमें देखो, योर स्माइल डेड रेस योर चीक्स मेक, मेरे बेटा वर्ब कैसी है? प्लूरल। वर्ब कैसी है? प्लूरल। मेरे बेटा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार है क्या? नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार तो सर सिंगुलर होती। प्लूरल है, इसका मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है तो एज वेल एज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पर एंड आएगा। ये दोनों बात तो क्लियर है। लेकिन सर यहाँ पर क्या है सिस्टम? यहाँ पर दोनों कैसे आ सकते हैं? तो मेरी बात सुनिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऑप्शन में ऐसे दो ऑप्शन नहीं आएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आ सकते हैं, यहाँ पर एंड भी आ सकता है, यहाँ पर एज वेल एज भी आ सकता है, दोनों ही सही है। इसका मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए या थोड़ा बताने के लिए क्वेश्चन दिया है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जहां पर दो कंजक्शन एक साथ भरे जा सकते। इस बात को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं बता रहा हूं। हाँ आ सकते, देखो एंड का रूल लग रहा है कि नहीं भाई, प्लूरल वर्ब है, दोनों के अनुसार प्लूरल होगी, एंड का रूल लगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया एज वेल एज का भी लगा। अब करे तो करे क्या?
दोनों को तो नहीं भर सकते, अरे भरेंगे तो दोनों को, तब तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, टेंशन मत करिए, एकदम बिल्कुल स्पष्टता के साथ में क्वेश्चन आएगा। अब कैसे आ जाएगा क्वेश्चन ऐसा, भाई दोनों की फैमिली एक ही है, फैमिली एक ही नहीं, कॉपुलेटिव भी तो है दोनों, तो दोनों कॉपुलेटिव हैं और इसमें रूल भी दोनों का लग रहा है, तो दोनों ऐसे ऑप्शन में पेपर में आपके में नहीं आने वाले हैं, नो टेंशन रहिए, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। वरना किसी भी साल के पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपटीशन के पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। उम्मीद है मेरी बात है समझ पा रहे होंगे और मुझ पर भरोसा भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। मैं भी बहुत सारे कंपटीशन दे चुका हूँ, बहुत सारी किताबें देख चुका हूँ, और बहुत सारे 12th क्लास के एग्जाम हमने क्या है टेस्ट पेपर लिए हैं, इधर उधर की किताबों से इकट्ठा करके बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा क्वेश्चन जहां पर 2 ऑप्शन आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिला है। तो आप निश्चिंत रहिए, नो टेंशन रहिए, जैसा मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल 100% क्लियरिटी के साथ में समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर है, एंड आएगा, यहाँ पर क्लियर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, क्लियरली एज वेल जाएगा। सेकंड का तो अभी सिस्टम है ही नहीं, अगर वर्ब प्लूरल है तो एंड आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है लोचा हो गया, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भी प्लूरल है और एंड के अनुसार भी प्लूरल है, तो दोनों नियम लग रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। तो आपका पहला नियम तो एंड के जैसा ही था कि जब 2 सब्जेक्ट अलग अलग होंगे उनके बीच में क्या रख देंगे, भाई जब 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उनके बीच में एंड रख रहे थे, अब जब 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उनके बीच में क्या रख देंगे, उनके बीच में एज वेल एज रख देंगे, और कुछ नहीं है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तुम्हारी स्माइल के साथ साथ तुम्हारे जो गाल हैं वो भी मुझे खुश कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए और एग्जाम्पल एक जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में द स्टार्स आर दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसे जोड़ना है हमें एज वेल एज से, किससे जोड़ना है, एज वेल एज, ध्यान रखो। अब हमें इसे जोड़ना है एज वेल एज। देखो तो क्या करेंगे, जो अलग अलग है उसी के बीच में एज वेल एज रख देंगे, द सन एज वेल एज द स्टार्स। अब बताइए वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी या आर। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे कनेक्ट करना है। सिंपल सी बात है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, फिर मैंने लिख दिया यू आर टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहां पर आई की जगह देखो दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, जैसे यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया सी इज माई फेवरेट स्टूडेंट। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर चेंज क्यों किया, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था। वो चीज क्या थी, देखो दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं अलग अलग, इनके बीच में क्या आ जाएगा, एज वेल एज, यू एज वेल एज। अब बताओ वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी क्या इज आएगी, यू एज वेल एज सी। वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सी के अनुसार नहीं आएगी, यू के अनुसार आएगी, तो क्या आएगी, आर। माई फेवरेट। अब बताओ, अब यहाँ पर आप फंसे, अब यहाँ पर बताओ, आप यहाँ पे स्टूडेंट लगाओगे, स्टूडेंट्स लगाओगे, यहाँ पे स्टूडेंट लगाओगे, स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखना सारी चीजें जो बिहेव करेंगी इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी, यू के अनुसार आएगी, यू के अनुसार क्या आएगा, स्टूडेंट्स, क्या आएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर यहाँ पर सी होता तो क्या आता, स्टूडेंट। फर्स्ट सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार सारी चीजें बिहेव करती हैं, ये बात मैंने आपको बताई है, उसी के अनुसार सारी चीजें चलेंगी।
सेकंड पे तो हम दबाव डालते हैं बस, ठीक है। उम्मीद है आपको पहला नियम क्लियर हुआ होगा। पहले नियम के बाद में दूसरा नियम देखो, एंड से सीधा लिंक कर रहा हूं मैं चीजों को, देखो आपको ताकि दिक्कत ना आए कहीं भी। रूल नंबर 3 ये रहा, जब सब्जेक्ट सेम हो, दो कंडीशन बनती थी, वो कैसे कैसे बनती थी वो मैंने बताई थी। अब इनमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। देखो जब सब्जेक्ट सेम होंगे, वर्ब भी सेम होगी, ये अलग अलग होंगे, उनके बीच में एज वेल एज आएगा। जैसे आई लाइक मानवी, आई लाइक रोहन, तो आई लाइक मानवी एज वेल एज रोहन, एंड की जगह एज वेल एज रखना है। सेम कंडीशन, ही फिनिश्ड हिज एसडब्ल्यू, ही वेंट टू प्ले, ही फिनिश्ड हिज एसडब्ल्यू एज वेल एज वेंट टू प्ले, यानी मतलब काम पूरा किया उसके साथ साथ खेलने भी चला गया। बस एंड की जगह उठाकर क्या करना है, एज वेल एज। तभी तो मैंने कहा है एंड की जगह एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ एग्जांपल वही के वही रहेंगे, तो सेम टू सेम सारी चीजें कॉपी होने वाली है, कॉपी पेस्ट होने वाली है, सेम टू सेम सारी चीजें, ठीक है। तो टेंशन नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। कॉमन सब्जेक्ट को इसमें भी हटा देते हैं तो उसमें भी हटा देंगे, सब कुछ एंड की तरह है। किसकी तरह है, एंड की तरह, ठीक है। मैंने तभी इसलिए बताया था एंड को पढ़ लो, सब समझ में आ जाएंगे। देखो रूल नंबर 2, इसमें क्या है, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सेम हो। जब सब्जेक्ट सेम हो तो इसमें दो स्थिति बनती है। दो स्थिति क्या बनती है, वर्ब भी सेम, वर्ब भी कैसी होगी, सेम। तो अलग क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अलग अलग, अदर वर्ड्स अलग अलग। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अलग अलग हैं, तो जो अलग अलग है उन्हीं के बीच में एंड, ठीक है। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो अलग अलग होते हैं उन्हीं के बीच एंड का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं के बीच किसका प्रयोग करेंगे, एज वेल एज का यूज करते हैं। सेम टू सेम है बेटा, सेम टू सेम, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आई लाइक योर चीक्स, ठीक है। आई लाइक योर हेयर, आई लाइक योर चीक्स। अब इसे जोड़ो, एंड से जोड़ो पहले, चलो एंड से कैसे जोड़ेंगे सर, ये आई लाइक ये सब कुछ सेम है, इधर अलग अलग है, तो योर हेयर एंड योर चीक्स। योर को इसमें हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कॉमन जैसा है, ठीक है। अब सर इसे एज वेल एज से जोड़ो, तो आई लाइक योर हेयर एज वेल एज योर चीक्स। दोनों ही कैसे है बेटा, सही। सर पेपर में किससे जुड़े हैं, अरे दोनों फैमिली पेपर में, अरे पेपर में तो वो ये कहेगा कि सर कंपाउंड बनाइए, क्या कहेगा, कंपाउंड। अब बताओ आप एज वेल एज से जुड़ेंगे तो भी कंपाउंड बनेगा, एंड से जुड़ोगे तब भी कंपाउंड ही बनने वाला है। बात समझ रहे नहीं, कंपाउंड तो बनेगा ही उससे, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप किसी से भी जोड़ लें, बस आपको जोड़ना आना चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर एज वेल एज बीच में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक और कंडीशन क्या होती है, वर्ब भी अलग अलग, वर्ब भी कैसी आए, अलग अलग, हाँ वर्ब भी अलग अलग। सब्जेक्ट सेम है और वर्ब कैसी है, अलग अलग। सब्जेक्ट तो सेम है, वर्ब कैसी है, अलग अलग। ऐसी स्थिति में कॉमन सब्जेक्ट हट जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट हट जाता है। ये भी मैंने पहले एंड में लिखाया है, कॉमन सब्जेक्ट हटा देते हैं, ये मैंने भी तुम्हें पहले बताया है। एग्जाम्पल आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, खाना खाता हूं पानी पीता हूं, खाना खाने के साथ साथ पानी पी लेता हूं। आई ईट फूड, अब क्या लगा देंगे, एज वेल एज, बीच में क्या लगा देंगे, एज वेल एज। कॉमन सब्जेक्ट आई को हटा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, ड्रिंक मिल्क, एज वेल एज ड्रिंक मिल्क। जब वाटर है, वाटर तो वाटर, सिंपल सी बात है। एंड की तरह है सारी चीजें, देखो भाई सब कुछ एंड के जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सारी चीजें सेम टू सेम है, सारी चीजें। मैंने और आपसे क्यों कहा था कि अगर आप एंड को पढ़ लेते हैं, एंड की 1.5 घंटे क्लास और क्यों बनाई थी मैंने, क्योंकि मैंने एंड में आपसे सारी चीजें डिस्कशन करी थी। देखो अब एंड का ही रिवीजन कराता हूं, एंड की मैं आपके सारे एग्जाम्पल एंड की कराऊंगा। आपने देखो ये है, ये तो हो गया, ये देखो रोहित एंड मोहित है, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित एज वेल एज मोहित। क्या हो जाएगा, रोहित, देखो यहाँ पर रोहित इज अ टीचर, मोहित इज अ टीचर, रोहित एज वेल एज मोहित, रोहित के अनुसार क्रिया आएगी, फिर इज अ टीचर रहेगा, एज वेल एज आएगी तो अ टीचर रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार काम होगा, ठीक है। इसको एज वेल एज से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, लो जोड़ देता हूँ यहीं पे, देख लो ध्यान से। तो ये कैसे जोड़ेगा, रोहित एज वेल एज,
फिर क्या हो जाएगा बेटा, रोहित एज वेल एज मोहित इज अ टीचर, एज वेल एज से जुड़ूंगा तो अ टीचर रहेगा। किसके अनुसार काम करा, रोहित। इज किसके अनुसार आई, रोहित के अनुसार ही आई। यहाँ पे देखो मोहित, यहाँ पे देखो मोहित सॉरी मानवी हैज माई हर्ट, सानवी हैज माई हर्ट, तो मानवी एंड सानवी इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे एज वेल एज से, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे एज वेल एज से, तो ऐसे करेंगे। देखो मानवी एज वेल एज सानवी, मानवी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी हैज माई हर्ट, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर रागिनी हैज क्यूट डिंपल्स, नीति हैज क्यूट डिंपल्स, यहाँ पर वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो रागिनी एज वेल एज नीति हैज क्यूट डिंपल्स, ठीक है। द माउंटेन्स हैव माई हर्ट, द बीचेस हैव माई हर्ट, तो द माउंटेन्स एज वेल एज द बीचेस, फिर माउंटेन्स भी प्लूरल है तो हैव माई हर्ट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस स्थिति में मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पे वर्ब पे फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे वर्ब पे फर्क नहीं पड़ने वाला तो कोई दिक्कत बात नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एज वेल एज, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड की जगह एज वेल एज। सारे एग्जांपल एंड की जगह एज वेल एज लगा दो, कुछ नहीं करना है, एंड की जगह एज वेल एज लगाना है बस। बताओ कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो सी टीच इंग्लिश, सी टीच मैथ, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे सी टीच इंग्लिश, एंड की जगह क्या लगाना है बस एज वेल एज मैथ। बताओ मुझे क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको। मैंने आपसे बोला था अगर आपने एंड पढ़ लिया तो ये मान लो सारी चीजें आपने पढ़ ली और सिंपल तरीके से सिंपल लगेंगी आपको सारी चीजें, तो एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है भाई साहब, जो याद रखना था वो तो देखो मैंने अच्छे तरीके से पहले लिख दिया होगा, जो याद रखना होगा वो मैंने पहले लिख दिया होगा। कहाँ है, देखो ये याद रखना है बस। देखो देखो बस कोऑर्डिनेटिंग है, कॉपुलेटिव है और ये सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। वाक्यों को नहीं जोड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। दो शब्दों के बीच में आएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसमें अंतर क्या होता है एंड और एज वेल एज में, एंड है वो नॉर्मली तरीके से चीजों को जोड़ेगा, जबकि एज वेल एज है जब वो जोड़ेगा तो इसका फोकस सेकंड पे होगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट उसमें कौन सा होता है, फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात कहाँ है, जो मैंने लिखी है शायद अगली स्लाइड में लिखी होगी, कहाँ है देखो। पहले तो इसी बात को ध्यान रखो, इसका फोकस सेकंड पे होता है, लेकिन मेन कौन सा होता है, फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज द मेन वर्ड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ये देखो पॉइंट दिख रहा होगा, वर्ब हमेशा किस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यही बात आपको सबसे इंपोर्टेंटली याद रखनी है, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कभी कभी क्या है, कुछ कंडीशन में हमें एंड नहीं मिलेगा ऑप्शन में, हम भरोसे बैठे होंगे एंड के, लेकिन एंड हमें ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तब वो एंड की जगह कौन सा कंजक्शन काम करेगा, एज वेल एज काम करेगा भरने में। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना। पेपर में क्या है, कंजक्शन दिए होंगे, ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको भरोसा होगा कि एंड आएगा इसमें। एंड रूल किसका अप्लाई हो रहा है, एंड का, और उसमें एंड ऑप्शन में ही ना हो तब एंड की जगह क्या आ सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशंस में सेम रूल अप्लाई हो रहा है, उन कंडीशंस में एंड की जगह एज वेल एज आ सकता है। क्यों आ सकता है सर, क्योंकि एंड एज वेल एज दोनों एक ही फैमिली के हैं और उनकी फैमिली का नाम है कॉपुलेटिव। दोनों का काम भी एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैंने बता दिया। दोनों का काम एक ही है भाई, समान श्रेणी के शब्दों को जोड़ना दोनों का काम है, लेकिन एंड नॉर्मल तरीके से जोड़ता है और एज वेल एज में फोकस होता है सेकंड पे। सेकंड पे थोड़ा सा दबाव भी होता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। फर्स्ट सब्जेक्ट मेन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। उम्मीद है मैंने आपको सारी बातें, अपनी सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर करी, सारी बातें आपको समझ में भी आई है। फिर भी बाई चांस कोई डाउट मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं हमसे। सारी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल से सारी पीडीएफ ले सकते हैं। ये सब कुछ जो हमने आपको हैंड रिटन है ना, सब कुछ सारी चीजें। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें क्लियर हुई होंगी और आज की क्लास में हमने ये कंजक्शन एज वेल एज कंजक्शन फिनिश कर लिया। तो कल की क्लास लेने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल जो क्लास होने वाली है कि आप एंड और एज वेल एज को कंप्लीट कर लेना। तो कल की क्लास में हम बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो दोनों कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एंड को समझना है बस। एंड को समझ गए, पूरी फैमिली को समझ गए, सिर्फ एंड को समझ लो, एक आदमी को समझ लो, एंड को, उसको समझ के पूरी फैमिली को समझ गए। मैंने बस आपसे यही बोला है, एंड समझ गए, पूरी फैमिली को समझ गए, तो बस एंड समझ गए, एज वेल एज समझ में आ गया होगा। एंड समझ गए, एज वेल एज में क्या क्या अंतर होता है वो भी मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ लिखा दिए। क्रिया फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है, मेन फर्स्ट होता है, सेकंड के बारे में तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसमें तो बस फोकस किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे की क्लास होने वाली है बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो की, तो उन दोनों कंजक्शन में एक ही क्लास में फिनिश करूंगा। उसके लिए आपको ये एंड कंप्लीट होना चाहिए और ये एज वेल एज कराए ये भी कंप्लीट होना चाहिए। तो आगे की क्लास में और हम बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे।
तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकती है, आपके दोस्त भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करेंगे उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और वो आपका भी धन्यवाद जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे की क्लासेस भी इसी चैनल पर अपलोड होंगी। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहें समय समय पर। बेसिक क्लासेस जरूर लें और उसके अलावा प्लेलिस्ट को बिल्कुल चेकआउट करते रहें रोजाना, और सारी क्लासेस को समय पर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।